हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद एवं उदाहरण। ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स स्कूल में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उदाहरण के साथ हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ संज्ञा की परिभाषा दी हुई है। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब यहाँ प्राणी में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं राम, राम क्या हो गया? संज्ञा। वस्तु में आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल या चेयर, तो यह हो जाएगा क्या? संज्ञा। स्थान दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये क्या हो गया? संज्ञा। जाति पशु, पशु आ गया हमारा किस में? जाति में, तो जाति का बोध कराता है, तो यह भी हो गया हमारा संज्ञा। भाव, भाव में क्या आ गया यहाँ पे? मित्रता, मित्रता हो गया क्या? भाव, संज्ञा हो गया, ये भाव दर्शा रहा है। तो ये सभी क्या हो गए? संज्ञा। यानी कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो आप सब समझ गए होंगे संज्ञा किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों से हम संज्ञा तथा उसके प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए क्या है। पहला उदाहरण है भारत एक विकासशील देश है। अब यहाँ संज्ञा क्या, कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? तो भारत संज्ञा है और देश भी संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। नरेंद्र मोदी संज्ञा है, भारत भी संज्ञा है और नेता भी संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ गंगा भी क्या हो गई? संज्ञा, और नदी भी क्या है? संज्ञा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि गंगा को हम किस संज्ञा में रख सकते हैं और नदी को किस में रख सकते हैं। अगला उदाहरण हमारा देखिए, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ कुरान जो है वह क्या है? संज्ञा है। कमेंट करके बताएं कुरान जो है वह किस प्रकार की संज्ञा है। अगला उदाहरण है आज मोहन बहुत खुश है। तो यहाँ मोहन क्या है? संज्ञा, और खुश क्या है? यह भी संज्ञा है। तो खुश कौन सी संज्ञा है, यह आप हमें कमेंट में बताएंगे। त्योहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। तो यहाँ जो है त्योहार क्या करता है? हमारे घर में खुशियाँ लाता है। तो यहाँ जो खुशियाँ हैं वह क्या है? कौन सी संज्ञा है? तो यह हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा है त्योहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है। तो यहाँ देखिए क्रिकेट भी संज्ञा है और भारत भी संज्ञा है। मोहन रोज 2 गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। आगे हमारा है लिखे वाक्यों में सभी चिन्हित शब्द संज्ञा से किसी न किसी प्रकार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए यह संज्ञा से किसी न किसी प्रकार संबंधित है। तो भारत, भारत क्या है? देश का नाम है। तो यहाँ भारत भी क्या हो गया? प्राणीवाचक संज्ञा। नरेंद्र मोदी, मोहन, ये भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि ये कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्ति का नाम है, तो ये प्राणीवाचक संज्ञा में आ जाएगा। गंगा नदी का नाम है। आप बताएं गंगा कौन सी संज्ञा है? कुरान, यह भी संज्ञा है क्योंकि किसी ग्रंथ का नाम है। मुसलमानों, यह भी संज्ञा है क्योंकि यह समुदाय का नाम है। ग्रंथ, किताब की विशेष श्रेणी का नाम है, तो यह भी क्या है? संज्ञा,
क्रिकेट भी संज्ञा है क्योंकि यह खेल का नाम है। गिलास भी संज्ञा है क्योंकि यह बर्तन का नाम है। दूध और अंडा भी संज्ञा है क्योंकि यह खाद्य पदार्थ का नाम है। तो आप हमें बताएं कमेंट करके, दूध और अंडा जो है वह किस प्रकार का संज्ञा है? प्राणी में आएगा, जाति में आएगा, भाव में आएगा, वस्तु में आएगा या स्थान में आएगा? तो आप हमें कमेंट करके बताएं। खुशियाँ, खुशियाँ भी क्या है? यह भी संज्ञा है, विशेष मन स्थिति का नाम है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि खुशी जो है वह किस प्रकार की संज्ञा है? प्राणी है, जाति है, गुण है, भाव है, दशा है, क्या है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला है हमारा संज्ञा के भेद। हम जानेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक में किसी खास वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए, उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है गुलाब किसी खास फूल का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, इंडिया गेट किसी मॉन्यूमेंट का नाम है यानी स्मारक का, गंगा किसी खास नदी का नाम है और राम किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वह भगवान श्री राम का ही क्यों ना हो। तो ये क्या ज्ञात करा रहा है? तो किसी व्यक्ति वस्तु यानी कि किसी खास व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को बता रहा है, तो इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे जाति का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए गधा, जब हमने गधा बोला तो यहाँ गधा से सभी यानी कि गधा के जाति का बोध हुआ। यहाँ हमने बोला किताब, तो किताब में सभी किताब आ गया। अगर यहाँ पे हम बोलते रामायण, तो रामायण भी क्या होता है? एक किताब ही है, लेकिन वह खास पुस्तक है, इसीलिए वह आ जाता व्यक्तिवाचक में। तो किताब जो है वह क्या है? जातिवाचक। मकान जातिवाचक, नदी जातिवाचक। तो ये सभी हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा। तो समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। अब देखिए जातिवाचक में 2 संज्ञाओं को क्या कर दिया गया है? सम्मिलित कर दिया गया है, जिसमें आ जाता है हमारा द्रव्यमानवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में क्या कर दिया गया है? सम्मिलित कर दिया गया है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिससे कि भाव का पता चले। भाववाचक संज्ञा हमें क्या बताता है? भाव को, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता, बेईमानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए अब हम आगे विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो पहला आ गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, रमेश किसी खास व्यक्ति का नाम है। आगरा किसी खास स्थान का नाम है। बाइबल किसी खास किताब का नाम है। ताजमहल किसी खास इमारत का नाम है और एम्स किसी खास अस्पताल का नाम है। तो जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप हमें कमेंट करके व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, वैसे संज्ञा शब्द जो एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अब जैसे यहाँ उदाहरण में हमने लिख दिया बालक, तो बालक अगर हमने लिखा है तो बालक से क्या होता है? सभी लड़के का बोध हो रहा है। सभी लड़के किस में आ जाते हैं?
तो बालक में। अगर मैं यहाँ पे लिखती बालिका, अगर मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बालिका लिखती हूँ तो बालिका में सभी लड़कियाँ आ जाती हैं, यानी लड़कियों की जाति का बोध हो रहा है, और बालक से लड़कों की जाति का बोध हो रहा है। आगे और भी उदाहरण हैं, देखिए जैसे हमने लिखा कुत्ता, तो कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। गाय से गाय की जाति का बोध हो रहा है। हाथी, मनुष्य, पहाड़ इत्यादि जो शब्द हैं उससे किसका बोध होता है, तो उससे जाति का बोध होता है। और ये सभी उदाहरण जो हैं वह प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आप हमें कमेंट में जातिवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण लिख करके बताएं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित दो और संज्ञाएं आती हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, लेकिन विस्तार से अब जानेंगे इसके बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या वस्तु का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिस वस्तु को तौला या नापा जाए उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो उसे हम द्रव्य की श्रेणी में रखते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आप हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण कमेंट में बताएं। आगे जानेंगे हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में। और समूहवाचक संज्ञा भी किसके अंतर्गत आता है, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड, सेना, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी हैं समूहवाचक संज्ञा। इससे किसका पता चलता है, तो समूह का। भीड़ यानी कि लोगों का समूह, मेला इसमें भी लोगों का समूह, कक्षा विद्यार्थियों का समूह, समिति में भी लोगों का समूह, झुंड में भी लोगों का समूह हो सकता है, या जानवरों का समूह भी झुंड कहलाता है। जैसे भेड़ों का झुंड, यानी भेड़ का झुंड कह सकते हैं, वहाँ पे जानवर का बोध हो रहा है, यानी कि भेड़ों का झुंड हो गया। तो ये सभी आ गए हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब देखिए किस प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा करती हैं जो समाज में अपने विशेष गुणों के कारण प्रचलित होते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही वे गुण हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। अब यहाँ देखिए, हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र जो है वह संबोधित किसको कर रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजा हरिश्चंद्र को। लेकिन इसका अर्थ क्या है, सत्यवादी। तो यहाँ सत्यवादिता जो है वह क्या है, समूह यानी कि जातिवाचक संज्ञा की ओर ले जा रहा है। वहीं देखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से किसका बोध होता है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और इसके जगह हमने महात्मा, तो महात्मा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। महात्मा से किसी महात्मा जाति का बोध होता है। जयचंद यानी विश्वासघाती, जयचंद जो था वह पृथ्वीराज चंद का भाई था और जयचंद को यहाँ विश्वासघाती के रूप में संबोधित किया गया है। तो ये विश्वासघाती शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए विभीषण, विभीषण के बारे में तो सभी जानते हैं। विभीषण कौन था, आप हमें कमेंट में बताएं विभीषण कौन था। और यहाँ विभीषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, घर का भेदी। हम कहते हैं ना विभीषण यानी कि घर का भेदी, घर का भेदी लंका ढाहे। तो आप हमें कमेंट करके फटाफट बताएं विभीषण कौन था।
अब यहाँ देखिए, तो घर का भेदी जो है वह क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। वहीं हमने लिया अर्जुन, तो अर्जुन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अर्जुन के लिए हमने लिखा महान धनुर्धर, तो यहाँ महान धनुर्धर जो है वह जाति का बोध करा रहा है, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम उदाहरण के तौर पर भी इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला उदाहरण हमारा है, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जयचंद जो था वह व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यानी कि देशद्रोही भी कह सकते हैं या विश्वासघाती भी कह सकते हैं, जो हमारे साथ विश्वासघात करता है या जो देश के साथ देशद्रोह करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जयचंद। जयचंद था वह एक विश्वासघाती था। तो यहाँ पे जयचंद का प्रयोग हुआ है किस रूप में, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अगला उदाहरण देखिए, कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं। यह भी सही बात है, कलयुग में सत्यवादी लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग जो है वह व्यक्तिवाचक के रूप में न करके जातिवाचक का बोध करा रहा है। तो कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र से जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। अगला उदाहरण हमारा है, हमें देश के विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। विभीषण कौन था, तो विभीषण देशद्रोही था और विभीषण को क्या कहते हैं, घर का भेदी। तो यहाँ विभीषण का प्रयोग व्यक्तिवाचक के लिए ना करके किसके लिए किया गया है, तो यहाँ विभीषण का प्रयोग जो है वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। आप इसे ध्यान रखें। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले हमने जाना व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ हो जाती हैं, तब वे केवल एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। अब यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी से किसका बोध हो रहा है, तो जाति का बोध हो रहा है। पंडित क्या है, एक जाति है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ जो ये पंडित जी हैं वह कौन है, तो यह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ यह जो पंडित जी हैं यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। आगे यहाँ देखिए, इसी के बारे में समझाया गया है, हमने आपको यहाँ पे समझाया भी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पंडित जी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, किंतु भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। यानी कि ये जो पंडित जी वह किसके लिए प्रयोग किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए। तो इसीलिए यह क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा जो था वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। अब आगे दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण हमारा है, राष्ट्रपिता गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया। अब राष्ट्रपिता के नाम से किसको संबोधित करते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपिता जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राष्ट्रपिता गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, तो किन्होंने किया, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपिता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए यहाँ नेताजी, नेता जो शब्द जो है वह किसको संबोधित करता है, तो जाति को। नेता जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जो नेताजी हैं वह किसको संबोधित कर रहे हैं,
तो यहाँ नेताजी जो हैं वह सुभाष चंद्र बोस हैं, यानी किसी खास व्यक्ति का क्या है, नाम है, इसीलिए यह क्या हो गया, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी नेताजी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग जाना, और हमने किस प्रकार व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग जाना। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला देखिए, अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो संज्ञा शब्द, गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, सुंदरता आदि क्या है, सभी हैं भाववाचक संज्ञा। इससे किसका बोध होता है, तो भाव का। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है। यह अमूर्त यानी अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञाएं। जैसे अगर हमें भूख लगता है तो हम क्या करते हैं, हमें भूख लगता है तो हम अनुभव करते हैं ना कि हमें भूख लगा है, यह दिखता तो नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, हमारे भाववाचक संज्ञाएं। जैसे यहाँ पे हमने बताया, भूख को हम अनुभव कर सकते हैं, प्यास को अनुभव कर सकते हैं, थकावट को अनुभव कर सकते हैं, चोरी, घृणा, क्रोध, सुंदरता, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अनुभव करके जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया हो तो आप इसके कुछ अन्य उदाहरण हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब हम जानेंगे किस प्रकार भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, बुराई से बचो। बुराई, बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और अब हमें क्या करना है, इसे जातिवाचक संज्ञा में क्या करना है, रूपांतरित करना है, यानी कि बदलना है। तो कैसे जानेंगे, तो भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वे क्या कहलाती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। तो बुराई का बहुवचन क्या हो जाएगा, बुराइयाँ। तो बुराइयों से बचो, तो बुराई यहाँ क्या हो गया, यहाँ बुराई हो गया भाववाचक संज्ञा, और हमने बुराई का बहुवचन ले लिया क्या, बुराइयों। तो यहाँ ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वह किस में बदल जाता है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखिए, घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है। तो यहाँ घर और विद्यालय के बीच के दूरी को बता रहा है कि अधिक नहीं है। तो यहाँ दूरी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और अगर हम इसी दूरी का क्या ले लेंगे, बहुवचन रूप ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए, मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ दूरी का बहुवचन क्या हो गया, दूरियां। और यह जो वाक्य है वह क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया। यानी दूरी जो भाववाचक संज्ञा था उसका बहुवचन रूप में प्रयोग करते ही वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो आप हमें भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए कुछ और उदाहरण कमेंट में लिख करके भेजें। आगे देखिए, आगे हमारा है, हमने पढ़ा था द्रव्यमानवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड हम कुछ और बातें जान लेते हैं। तो द्रव्यमानवाचक संज्ञाएं एवं समूहवाचक संज्ञाएं भी जब बहुवचन में प्रयोग होती हैं तो वे क्या हो जाती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है।
तो कितना महत्वपूर्ण बात है ये। बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत देखें। बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि द्रव्यमानवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है तो वह किस में बदल जाता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। तो यहाँ कक्षा में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। आगे देखिए, भिन्न भिन्न विषयों की कक्षाएं चल रही हैं। तो यहाँ कक्षा जो है वह क्या था? समूहवाचक। और यहाँ जो है कक्षाएं हैं, तो यहाँ कक्षा का बहुवचन रूप क्या हो गया? कक्षाएं। जैसे ही कक्षा कक्षाएं में बदल गया तो यह किस रूप में आ गया? जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ गया। तो भिन्न भिन्न विषयों की कक्षाएं चल रही है, तो यहाँ हम किसकी बातें कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा की। तो यहाँ देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, इनमें कौन सी संज्ञा है? या यह भी पूछा जा सकता है भिन्न भिन्न विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, इनमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ कक्षाएं को अंडरलाइन करके बोलेगा कि आप बताएं ये कक्षाएं किस संज्ञा में आता है। यहाँ कक्षा को अंडरलाइन करके बोलेगा कि ये किस संज्ञा में आता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। आगे देखिए, सेना अभ्यास कर रही है। तो यहाँ सेना, सेना जो है वह किस में आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा में। और अगर हम इसका क्या ले लेंगे? बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमारी सारी सेनाएं वीरता से लड़ी। तो यहाँ जो सेनाएं हैं वह हो गया बहुवचन के रूप में। तो यहाँ सेना जो था वो समूहवाचक संज्ञा हो गया, और यहाँ सेनाएं जो हैं वह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो मेरे ख्याल से यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, देखिए, रोहन का परिवार यहाँ रहता है। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सा है यहाँ पे? तो परिवार। ठीक है, परिवार क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। आजकल सभी परिवारों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तो यहाँ परिवार का क्या ले लिया? बहुवचन रूप। और हमने पढ़ा है कि द्रव्यमानवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा को जब जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदला जाता है तो उस संज्ञा का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ परिवार जो था वह हो गया हमारा क्या? जातिवाचक संज्ञा। और हमने जब परिवार का बहुवचन लिया, परिवारों, तो यह हो गया हमारा क्या? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी से अलमारी बनती है। लकड़ी क्या है यहाँ पे? द्रव्यमानवाचक संज्ञा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? जैसे यह हमारा द्रव्यमानवाचक संज्ञा हो गया, अब हम इस द्रव्यमानवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में करेंगे? तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे? तो लकड़ी का बहुवचन शब्द क्या हो जाता है? तो लकड़ी का बहुवचन शब्द हो जाता है लकड़ियाँ। तो जैसे ही यहाँ लकड़ियाँ शब्द आएगा, यह क्या कहलाएगा? यह आ जाएगा हमारा किस में? जातिवाचक संज्ञा में। तो कई बार यहाँ हमने जाना कि अगर हमें समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यमानवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदलना है तो क्या करना होगा? उस शब्द को हमें बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करना होगा। तो यहाँ देखिए, ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करो। तो यहाँ लकड़ी का बहुवचन क्या हो गया? लकड़ियाँ। जब हमने लकड़ी का बहुवचन शब्द प्रयोग किया लकड़ियाँ, तो यह किस में बदल गया? जातिवाचक संज्ञा में। अब आगे देखिए, सरसों का तेल पीला होता है। अब हमें बताएंगे आप कि यहाँ पर द्रव्यमानवाचक संज्ञा कौन सा है? दूसरा उदाहरण है, वनस्पति तेलों का प्रचलन शहरों में ज़्यादा है। तो आप हमें यहाँ पे बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा शब्द है। चलिए कमेंट करके आप हमें इसका आंसर बताएं। मुझे आशा है कि संज्ञा आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें, और जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछा है मुझे विश्वास है कि आप इसका आंसर
कमेंट में अवश्य देंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।